नमस्कार, जवाब दो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूक्रेन और रूस युद्ध के बाद विश्व को एक नई चिंता ने घेर लिया है। चिंता है चीन और अमेरिका के बीच लड़ाई की। इसकी वजह है अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रमुख नैन्सी पेलोसी का स्थान है, यानी ये अमेरिका में तीसरे सबसे प्रमुख नेता हैं। कल रात को नैन्सी 24 लड़ाकू विमानों के पहरे में ताइवान पहुंची थी। नैन्सी के ताइवान में उतरते ही चीन गुस्सा हो गया। उसने ताइवान की हवाई सीमा में अपने 25 लड़ाकू विमान घुसा दिए। हालांकि नैन्सी ने कहा कि चीन कुछ भी करे, अमेरिका ताइवान के साथ है। पहले आप नैन्सी का वो बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी समझाते हैं। We have three purposes. One is security for our people, global security. Two is economics, to spread as much prosperity as possible. And three is governance. Our purpose are the three purposes I said, but in doing so, we want to increase interparliamentary cooperation and dialogue. And we do so at a time when our president has put forth an Asian Pacific initiative, which we support, and we want to be specific in terms of how we work with Taiwan in that regard. दरअसल चीन का दावा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। यहां किसी दूसरे देश का दखल गलत है। चीन वन कंट्री टू सिस्टम पर विश्वास करता है, मतलब ताइवान अपने तरीके से काम करे, लेकिन उसे खुद को चीन का हिस्सा मानना होगा। अब इस दावे को जहां से चुनौती मिलती है, चीन उसके पीछे पड़ जाता है। ताइवान खुद चीन के वन कंट्री टू सिस्टम को स्वीकार नहीं करता है। वो एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह काम करता है। ऐसे में अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा ने माहौल बहुत खराब कर दिया है। चूंकि ये तनाव भारतीय उपमहाद्वीप के पड़ोस में है, लिहाजा भारत पर भी इसका असर होगा। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे सवाल होंगे, चीन और ताइवान की लड़ाई में अमेरिका क्यों? सवाल यह कि ताइवान में अमेरिका लोकतंत्र की रक्षा या व्यापार की सुरक्षा? चीन ताइवान अमेरिका विवाद में भारत की भूमिका क्या? ताइवान के तनाव से भारत में इकोनॉमी संकट आएगा। सवाल यह कि यूक्रेन के बाद ताइवान का युद्ध दुनिया की मुश्किल बढ़ाएगा। ताइवान तनाव में भारत के लिए आपदा या अवसर? तो ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा था, वैश्विक असर पड़ा था। कई चीजों को लेकर दुनिया परेशान हुई थी। अब चीन और ताइवान अगर आमने सामने आते हैं, अगर वाकई में चीन जिस तरीके की धमकियां दे रहा है, जिस तरीके से युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है, अगर वाकई में चीन ताइवान पर अटैक करता है, हमला करता है, तो उसका वैश्विक असर क्या होगा? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क है चाइना। ऐसे में क्या असर भारत पर पड़ेगा? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश अपने इस चर्चा में करने वाले हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं AK मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल S डिनी, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में, क्योंकि चर्चा यहां पर हो रही है चीन और अमेरिका के बीच में तनातनी को लेकर। AK मल्होत्रा साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या असर पड़ेगा? पहले तो सीधा सवाल ये कि युद्ध होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए प्राची, पहले सवाल का पहला जवाब, युद्ध होगा या नहीं होगा, मेरे हिसाब से दोनों तरफ से दो रेड लाइंस हैं, दो बॉटम लाइंस हैं। अगर इनमें से किसी भी एक की वायलेशन होगी तो फिर समस्या बढ़ सकती है। और वो रेड लाइंस क्या हैं? चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अमेरिका ताइवान को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसकी वन चाइना पॉलिसी को अबंडन कर देता है, तो इससे चाइना की तरफ से रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। और दूसरी तरफ अगर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से अगर चाइना, जिसकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि ताइवान उसका इंटीग्रल हिस्सा है और समय पड़ने पर वो उसे अपने साथ इंटीग्रेट करेगा, और ये करने के लिए अगर चाइना फोर्स का इस्तेमाल करता है, तो फिर अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप और दूसरी कंट्रीज का रिएक्शन
खतरनाक हो सकता है और वैसी परिस्थितियों में युद्ध हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो ये पोस्चरिंग होती रहेगी, मैसेजिंग होती रहेगी, रिटॉरिक्स चलते रहेंगे, लेकिन होपफुली युद्ध नहीं हुआ। देखना यह भी होगा कि पेलोसी जो आई वो अपनी विजिट करके चली गई, जो उन्होंने डैमेज करनी थी वो उन्होंने डैमेज कर दी, इन द सेंस कि उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में एक तनाव और बढ़ाया, एक और पॉसिबल फ्लैश पॉइंट को जन्म दिया। अब बॉल इज इन चाइना's कोर्ट कि उनके जाने के बाद क्या वो कोई ऐसा बड़ा एक्शन, कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे जिसके चलते फिर तनाव बढ़े और युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाए। सवाल आपका दूसरा सवाल, जाहिर है अगर युद्ध होगा तो डेफिनेटली पूरे विश्व पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो दो कंट्रीज इन्वॉल्व है वो दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, आर्थिक दृष्टि से भी, मिलिट्री दृष्टि से भी, न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। और जैसा कि हमने इवन यूक्रेन और रशिया के युद्ध में देखा है कि स्पिल ओवर इफेक्ट जो है उसका पूरे वर्ल्ड पे होता है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल सप्लाईज हैं जिसके लिए अभी भी हम चाइना पे डिपेंड करते हैं, और जो फिर वो स्टेट है आपकी ताइवान स्टेट और इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक पे जो सब शिपिंग लेन्स हैं उन सब पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पूरी दुनिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और इस बात की रियलाइजेशन मेरे ख्याल से अमेरिका को भी है। आखिरी बात ये कहूंगा, ये विजिट जरूरी नहीं थी और ये पेलोसी ने विजिट करके सिर्फ नुकसान किया है। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है कि इस विजिट से नुकसान ज्यादा हुआ है, फायदा कम हुआ है। जो मैसेजिंग वो कर रही हैं कि देयर इज अ बाईपार्टिसन सपोर्ट फॉर ताइवान इन अमेरिका, वो मैसेज तो ऑलरेडी कई बार कन्वे हो चुका है। सिर्फ इसको दोहराने के लिए आप खुद चल के आ रहे हैं यहाँ पे और माहौल खराब करते हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छा नहीं हुआ है। रामेश्वर राय जी, जो बात कह रहे हैं ए.के. मल्होत्रा साहब, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई चाइना इस वक्त एक ऐसी भूमिका में है कि अमेरिका, माफ कीजिएगा, ऐसी भूमिका में है कि वो चाइना और ताइवान को सिर्फ आमने सामने ला रहा है, सिर्फ चाइना को भड़का रहा है, उसकी बौखलाहट को बढ़ा रहा है, जिसकी जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम हम देख रहे हैं कि ताइवान को घेर लिया है चाइना ने, 6 तरफ से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जो उसके फाइटर जेट हैं वो देखे जा सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? आवाज आ रही है सर आपको, रामेश्वर राय जी? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। डिनी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास में आऊंगी। डिनी साहब, आपसे भी मैं यही सवाल समझना चाहूंगी जो ए.के. मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि ये जो विजिट थी ये जरूरी नहीं थी, इस विजिट ने सिर्फ टेंशन बढ़ाई है। तो वाकई में क्या अमेरिका इस स्थिति में है कि वो चाइना और ताइवान को आमने सामने ला रहा है, बस जैसा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान हमने देखा था? मैं कुछ हद तक जो एम्बेसडर साहब कह रहे थे, मल्होत्रा साहब, उनसे मैं सहमत हूं कि एक अननेसेसरली एक मूवमेंट था। और खास तौर पे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं खासतौर से यूएस से, कि यूएस की मिलिट्री और यूएस के कुछ डिप्लोमेट्स भी इस ऐसे मूव से सहमत नहीं थे। तो ये बात भी हमें सुनने में आया है कि क्योंकि जो बाइडेन का आंतरिक जो उनका रेटिंग है वो बहुत कम हो रखा है इस टाइम पे, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इलेक्शंस भी आने वाले हैं हाल में ही। तो इन सब को नजर रखते हुए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है, या स्पीकर को भेजना वहां पर, उस तरह से भी लोग बात कर रहे हैं। तो मैं सहमत हूं कि दिस इज एन अननेसेसरली एक प्रोवोकेशन, लेकिन ये कभी ना कभी होना था, ये भी बात सच है। क्योंकि जिस तरह से चाइना अपने आप को यूएस के उनके जो ग्लोबल सुपर पावर को चैलेंज कर रहे हैं कई स्फीयर्स में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे रशिया के जो वॉर के साथ, यूक्रेन के वॉर के टाइम पे हो, तो कहीं ना कहीं यूएस का एक स्टैंड अभी लेना है। और ये आज हो गया, नहीं तो ये कभी ना कभी तो ये होना था। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि हैं, जो अभी वन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ प्राइम, उन्होंने भी क्लियर बोला है कि मेरा जो टारगेट या मेरा जो क्लियर फॉरेन पॉलिसी है उसमें मेरे को चाइना को टारगेट करना है। तो चाइना जिस तरह से अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह से किया है, ना केवल भारत को, बाकी सभी देशों में, आज देख रहे हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ में, तो ये एक स्टेप था जो होना था। लेकिन आज की कोई वैल्यू नहीं थी कि अभी अभी करें, बाद में भी हो सकता था ये।
बिल्कुल, ये बाद में भी हो सकता था, लेकिन ये जरूरी था जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि चीन की जो मक्कारी हैं, जो मनमानियां हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो दखलंदाजी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। रामेश्वर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपसे भी मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस तरीके की चाइना धमकियां दे रहा था, जिस तरीके से दौरे को लेकर लगातार कह रहा था कि अगर आप दौरे पर भेजेंगे, अगर अमेरिका का दौरा होता है तो फिर आग से खेलने वाली बात हो जाएगी, हाथ आपके भी जलेंगे, लगता है आपको कि चाइना कोई और कदम भी अब उठा सकता है युद्धाभ्यास के अलावा? क्या वाकई में अटैक मोड में आ सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हालांकि ऐसा लगता है कि युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन युद्ध की संभावनाएं बिल्कुल जीरो के बराबर हैं। अमेरिका ने जो इस समय कदम उठाया है, टाइमिंग के लिहाज से उसने बहुत सही टाइम चुना है। जैसा कि हमें मालूम है कि चाइना भी बहुत सारी स्टेटमेंट क्वाड को लेकर के भी देता आया है, और क्वाड जैसा कि आप मालूम है 4 देशों का समूह है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, जो इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी कंसर्न या सबके लिए फ्री पैसेज की मांग आया है। ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको लगातार 2017 से बढ़ाया जा रहा है। तो चाइना के लिए जो है इस समय ज्यादा जो उसकी संभावनाएं हैं वो ये है कि चाइना अपने डेटरेंस जो है, जिस तरह के इकोनॉमिक डेटरेंस हैं और बाकी सब डेटरेंस और बयानबाजी है, वो काफी करता रहेगा, लेकिन उससे बढ़कर के आगे कुछ भी करना इस समय संभावना बहुत कम है। हमें मालूम है कि जैसे इस समय विश्व के जियो स्ट्रेटेजिक हालात बने हुए हैं, रशिया जो है यूक्रेन से इन्वॉल्व हो रखा है, और अमेरिका की पोजीशन जो है इंडो पैसिफिक और यहाँ के जो अमेरिका के जो एलाइज हैं उनको लेकर के उनकी पोजीशन या क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी, खासकर अफगानिस्तान से निकलने के बाद। उस क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए उसका जो है जापान, साउथ कोरिया और बाकी जो इधर के देश हैं उन सबके साथ क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए अमेरिका को इस तरह का कोई एक स्ट्रांग मैसेज देने की आवश्यकता थी, जो उसने दिया है। और अगर चाइना ये मानता है कि जो ताइवान है वो चीन का हिस्सा है, तो किसी प्रकार से भी इकोनॉमिकली उसको सैंक्शन लगा करके और उसके बिजनेस को कम करके इस तरह की बातें तो कर सकता है, लेकिन युद्ध करके उसको किसी प्रकार का डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि फिर उसके रिकंस्ट्रक्शन में उसी को नुकसान होगा। इन सब के चलते हुए मुझे लगता है मैसेजिंग चलती रहेगी, इस तरह के डेटरेंस वैल्यूज को इस्तेमाल करते रहेंगे चाइना और यूएस दोनों, और इसके अलावा इसके आगे और इस समय कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही तरफ जो उनके डोमेस्टिक ऑडियंस हैं, शी जिनपिंग के लिए वो जो है अपना तीसरा टर्म लेने के लिए अपने पोजीशन में मजबूत करना चाह रहे हैं। बाइडेन जो है वो भी अपनी पोजीशन, अपने आप को एक स्ट्रांग लीडर दिखाना चाह रहे हैं। शी जिनपिंग को भी अपने राष्ट्र को दिखाना है कि वो कुछ कदम उठा रहे हैं, और ऐसे ही हाल कुछ जो बाइडेन के हैं, और इसीलिए से जैसा आप बता रहे हैं डोमेस्टिक हालात, हाँ, जैसा आप बता रहे राय साहब कि ये जो है मैसेजिंग की लड़ाई ज्यादा रहेगी। अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध जैसी स्थिति नहीं आएगी। एक ही मल्होत्रा साहब, अब आपसे समझने वाली बात यह है, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो ये समझना चाहेंगे कि चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच में ये पूरा विवाद सामने आ रहा है, इसमें भारत की भूमिका क्या रह सकती है? ये जो विवाद हो रहा है इसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि हमने देखा कि रूस और यूक्रेन पर भी किस तरीके से भारत का स्टैंड था। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत की नीति रही है, भारत हमेशा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, और चूंकि चाइना बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारे खुद उनके साथ संबंध जो हैं लेस देन कॉर्डियल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है आज की तारीख में जो भारत की पोजीशन रहेगी वो मोर और लेस वैसे ही रहेगी जो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में है। इनफैक्ट भारत का जो एक स्टैंडर्ड पोजीशन रहती है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में, उसमें हमेशा जोर इस बात पे होता है कि जितने भी मुद्दे हैं हमें बातचीत से सुलझाने हैं और डिप्लोमेटिकली सुलझाने हैं, और डिप्लोमेटिक चैनल से हमें बात करनी है। यूज़ ऑफ फोर्स के हम हमेशा अगेंस्ट रहते हैं। अब देखना ये होगा कि अगर इस मुद्दे में बात यहाँ तक बढ़ती है और इस मैटर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया जाता है और वहाँ कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है, तो क्या हम जैसे हमने रशिया के केस में किया था कि हमने कंडेम नहीं किया था रशिया को उसके अटैक के लिए, अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो क्या हम उसे कंडेम करेंगे या नहीं करेंगे? क्या हम अपना डिमॉन्स्ट्रेटिवली अमेरिका के साथ इसमें खड़े होंगे या नहीं होंगे? ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमारा
जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा जो हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इंडिया चाइना के डिस्प्यूट्स की वजह से है। हमारा नेक्स्ट जो नेबर है, हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, हमारे आज भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो चॉइस हमारे पास दो ही रहेंगी। डेफिनेटली हम चाइना को तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम न्यूट्रल पोजीशन लेंगे या जिसे हम इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कहते हैं उस हिसाब से चलेंगे, ना इधर ना उधर, और सिर्फ बातचीत की बात करेंगे और यूज़ ऑफ फोर्स के अगेंस्ट बात करेंगे, तो ये आने वाले समय में दिखाई देगा। बाकी डेफिनेटली काफ़ी हमारी सेंसिटिव इशू है ये, और ये डिसीजन लेना उस समय फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंज की तरह रहेगा। बिल्कुल एक चैलेंज के तौर पर ये भारत के लिए भी रहेगा। लेकिन जिनी साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि चाइना का ताइवान पर हमला करना उसके लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है। जब नैन्सी पहुंचने वाली थी उससे पहले कहा था कि विमान को हम लैंड नहीं होने देंगे, लेकिन विमान लैंड भी हुआ, उनका सफल दौरा भी हुआ। उसके बाद वो अब दक्षिण कोरिया के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। सिर्फ वो प्रैक्टिस करता नजर आ रहा है, कोई अटैकिंग जैसी बात नहीं है। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई भी देश को किसी और देश के ऊपर अटैक करना कोई आसान बात नहीं होता है, चाहे वो छोटा देश हो, बड़ा देश हो, किसी भी तरह का देश हो। और हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है, रशिया जैसे एक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, यूक्रेन जैसे देश में इतने दिनों से, इतने महीनों से उनका लड़ाई चल रहा है, अभी तक कोई वहां पर कोई क्लियर विनर या कोई जीत अभी तक हासिल नहीं हुआ है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। चाइना भले ही ताइवान से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन जो ताइवान को सपोर्ट करने वाला यूएस और यूएस के साथ में जो नाटो फोर्सेस है वो काफी बहुत बड़ी शक्ति है। तो मेरे ख्याल से जितना हम चाइना को देखते हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो एक इस तरह का एक ओपन अटैक के तौर पे जाएंगे। अगर ऑफ कोर्स कल को हमने ये भी सोचा था कि कभी रशिया नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। तो अभी शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता, क्योंकि उनके अंदर भी काफी प्रेशर है। वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, कोविड काबू में नहीं आ रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम्स काफी हैं, इकोनॉमी काफी कम हो रहा है। तो इस हालात में कई सारे जो लीडर्स हैं वो बहुत विचित्र तरीके से बिहेव करते हैं। तो उसमें हमें नहीं पता, कल को शायद हो सकता कुछ करें, लेकिन इतना आसान नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन है, कोई भी अटैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, और खास तौर पे ताइवान जैसे जगह पर जहां पर सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो बाय एयर कर सकते हैं या बाय सी कर सकते हैं। तो उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन और सब चीजों की जरूरत है। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि आज के तारीख में, जैसे जनरल राय भी कह रहे थे, वो उस हिसाब से अटैक की तरफ नहीं बढ़ेंगे, उससे शॉर्ट एनीथिंग शॉर्ट ऑफ अ फुल स्केल वॉर, वो बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, ताकि उनकी जो ग्लोबल इमेज है वो कम ना हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप रशिया यूक्रेन के युद्ध का जिक्र कर रहे हैं, और तब भी किसी ने नहीं सोचा था, दुनिया ने नहीं सोचा था कि रूस जो है वो यूक्रेन पर युद्ध कर देगा। इस स्थिति को अगर हम देखें, जो स्थिति अभी फिलहाल ताइवान और चाइना के बीच में पैदा हुई है, तो रामेश्वर राय जी, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच की जो स्थिति थी, अभी जो ताइवान और चाइना के बीच की स्थिति बनी है? क्यों हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में युद्ध की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है? यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसको चीन और ताइवान या अमेरिका के बीच में जो सब ये वार्तालाप हो रहा है, इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। चीन का हमें मालूम है कि एज ए पॉलिसी वो फोर्स का इस्तेमाल तो करना चाहता है और करता भी है, लेकिन वो उस समय करता है जब उसको उस फोर्स को अपोज करने के लिए सामने वाले देश के पास फोर्स ना हो अपोज करने के लिए। अगर लद्दाख का भी हम एग्जाम्पल देखें, या 1989 के बाद 1979 जो वियतनाम की उसने लड़ाई की थी, उसके बाद चीन की फोर्सेज ने आज तक किसी के साथ कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं किया है। इसके चलते उसकी कोशिश ये रहती है हर लड़ाई को वो बिन लड़ाई किए हुए जीत जाए, और उसके लिए पॉस्चरिंग और जिस तरह की वो अपनी पोजिशनिंग करता है उसी में वो उसका विश्वास रहता है। तो रशिया और यूक्रेन में जो चल रहा है उसका चीन और अमेरिका और ताइवान को बीच में रख करके इससे बिल्कुल बराबरी का मुकाबला करना बिल्कुल एक दोनों अलग अलग बातें हैं। चीन की जो सोच है वो रशिया की सोच से अलग है। स्टेटस जो ताइवान का है, वन चाइना पॉलिसी भारत मानता है। इसलिए जहां तक मेरा मानना है कि भारत इस पूरे मामले के दौरान अपने को न्यूट्रल ही मान के चलेगा, और अमेरिका भी हमारी इस पोजीशन को अच्छे से पहचान चुका है। जो हमने स्टैंड लिया था रशिया और यूक्रेन के बीच में,
वैसा ही कुछ स्टैंड चीन के साथ लेंगे हम, क्योंकि हमारी चीन के साथ वन चाइना पॉलिसी के चलते हमने ये रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत की तरफ से भी किसी प्रकार का कोई बड़ा रिएक्शन आने वाला है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपैरिजन है जो यूक्रेन रूस का। अगर असर है तो सिर्फ इतना सा पड़ सकता है कि जितना खुल्लम खुल्ला रूस का चाइना की तरफ बर्ताव दिख सकता था, अगर रूस यूक्रेन में नहीं इन्वॉल्व होता, वो इस समय नहीं दिख पाएगा। उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, जो टाइमिंग है अमेरिका के ब्रिंक्समैनशिप के टाइमिंग के लिहाज से यूएस ने बिल्कुल सही वक्त चुना है कि जब रशिया पूरी तरह से यूक्रेन में इन्वॉल्व है और वो चीन का बहुत बड़ा सपोर्टर है, उस ऐसे समय में जो उसने ये कार्रवाई की है चाइना को मैसेजिंग देने के लिए और अपने एलाइज को एक मजबूती का या उनको नहीं छोड़ेगा उसका एक मैसेज देने के लिए, खासकर जापान, साउथ कोरिया और तो बाकी उसके ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ जो क्वाड की जो कहानी आगे बढ़ाई जा रही है, इस सब के चलते उसकी इस मैसेजिंग से इन देशों पे काफी अच्छा असर पड़ेगा और उसके लिए टाइमिंग उसने सही चुना है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, अमेरिका ने जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सही चुना है। एके मल्होत्रा साहब, जब नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची और जब वो बयान दे रही थी, जब वो संबोधित कर रही थी, तो बार बार जिक्र ताइवान के प्रजातंत्र, ताइवान के लोकतंत्र का हो रहा था कि एक मजबूत लोकतंत्र के तौर पर ताइवान जो है वो पहचाना जाता है। आपको लगता है ये वाकई में बात लोकतंत्र की है या बात यहाँ पर व्यापार की है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में 90% कब्जा ताइवान का है? नहीं, देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बात है, वो तो डेमोक्रेट्स खास तौर से और अमेरिकन इन जनरल उन्होंने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है और समय समय पे वो प्रवचन देते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो अहम बात है वो ताइवान की जो इम्पोर्टेंस है वो इस फार मोर एंड फार बिहाइंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। इसकी एक सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हिसाब से पूरे उस इलाके में अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता तो उस इलाके में अगर ताइवान चाइना के अंडर आ जाता है तो फिर वहाँ जो साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक तक उसका क्या असर होने वाला है। सप्लाई चेन्स, सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लाई चेन्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना भी लोग चाहें कि चाइना से अपनी डिपेंडेंस को हटा लें या कम कर लें, कई साल लगने वाले हैं। रशिया के केस में जैसे एनर्जी डिपेंडेंस है, वैसे ही अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से या दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी, देखिए, ताइवान को टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है, टेक्नोलॉजी की सुपर पावर माना जाता है। बहुत सी हाई टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स हैं। अमेरिका का अगर आप बात करें तो अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करीब 2 लाख जॉब्स हैं जो अमेरिका के कमोडिटी और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स टू चाइना पे डिपेंड करती है। उसके अलावा जैसे मैं बोला सेमीकंडक्टर्स है जिसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर चीज़ में होता है, माइक्रो चिप्स की बात कर लीजिए। तो ये सिर्फ कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ लोकतंत्र या मानव अधिकारों की बात नहीं है, इसमें स्ट्रैटेजिक, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। ताइवान एक काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, उसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी है अमेरिका में और हर लिहाज से जो है इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये ताइवान में इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी को बरकरार करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन एट द एंड ऑफ द डे किसी से भी डील कर लेंगे अगर उनके वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व होते हैं, भले ही वहाँ डेमोक्रेसी हो या वहाँ ऑटोक्रेसी हो। तो ऐसा मान के चलिए कि बहुत ही ऑल राउंडेड सिचुएशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टी फैक्टर्स हैं। हाँ। जिसके चलते हुए अमेरिका ताइवान में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और वो एक चीज़ ये भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि अगर वो बहुत ही सीरियस हैं तो छोड़ दें अपनी वन चाइना पॉलिसी को, अबंडन कर दें, उसकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लें और यूएन का मेंबर बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दें। वैसा भी वो नहीं करेंगे। इनफैक्ट पेलोसी की विजिट ने अमेरिका, विद इन अमेरिका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल जो कॉन्ट्रडिक्शंस है उसको भी एक्सपोज किया है। प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के पेंटागन के हवाले से कहते हैं कि पेलोसी की विजिट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। और अमेरिका में भी बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि ये गुड आइडिया नहीं है, लेकिन पेलोसी चली आती है। तो क्या ये वहाँ की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो अमेरिका में 2 धाराएं चल रही हैं, या फिर इनकी मिली भगत है कि मैं तो एक तरफ से
पैसिफाई करूँगा, मैं फ़ोन कॉल करूँगा, मैं शी को अपीस करूँगा कि हमारी वन चाइना पॉलिसी बरकरार है, लेकिन आप कुछ ऐसा कदम नहीं उठाइएगा चाइना को लेकर। और दूसरी तरफ पेलोसी चली आती हैं ये मैसेजिंग करने के लिए। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड गेम खेला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपका पहले सवाल का जवाब ये है कि ये डेमोक्रेसी और मानव अधिकार की बात नहीं है, इट इज़ फार फार मोर देन दैट। बिल्कुल, यह बात सिर्फ प्रजातंत्र या मजबूत लोकतंत्र की नहीं है, यह बात कुछ और है। जितना नजर आ रहा है उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ताइवान टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी रिच देश है। डिनी जी, अब बात चूंकि ताइवान की चल रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि ताइवान चाइना को नहीं जानता है, ऐसा तो नहीं है कि जो दबाव है वन नेशन का ये ताइवान के लिए बहुत ज्यादा नया है या ये विवाद बहुत ज्यादा नया है। ताइवान भी अच्छे से जानता है कि अगर इस तरीके की कोई गतिविधि होगी तो चाइना कोशिश करेगा कि डराया जाए, धमकाया जाए या युद्ध जैसी स्थिति पैदा की जाए। तो इसके लिए ताइवान भी जाहिर सी बात है कि पहले से तैयार होगा अगर नैन्सी पेलोसी वहां पर आ रही हैं तो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ताइवान तो हमेशा ही तैयार रहता है। अगर हमें जैसे मास्टर साहब और जो बता रहे थे, इनके 25 साल पहले की बात है जब ताइवान के जो प्रेसिडेंट यूएस में गए थे, तब तो चाइना ने वहां न्यूक्लियर टेस्ट कराया था उसी के सिलसिले में जाकर। तो इस तरह का एक जब रिएक्शन चाइना से होगा ये तो ताइवान को पता ही है, उसमें उनको कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसमें हम जो पूछ रहे थे कि यूएस का क्या है, उनका राष्ट्र हित ही उनके लिए है। ये जो काम भी किया है, वो जो जैसे डेमोक्रेसी ये सब बोल रहे हैं, बट वो सब एक तरफ है, सिर्फ यूएस के नेशनल इंटरेस्ट पे उन्होंने ये किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि उनको मालूम है कि अभी जैसे इस एक विजिट से चाइना को अपनी औकात जैसे बोलते हैं जहां पर उनको रखना चाहिए वहां रख दिया। अब चाइना जान के भी उनको रिएक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या होगा कि उनको इंटरनल इसी पे फोकस है। जहां पर वो अपने आप को सुपर पावर और बाहर के देशों के जाकर बात करने की बात कर रहे थे, अब वो वन चाइना पॉलिसी को बरकरार रखने में अपना सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम उसमें फोकस करेंगे। और जैसे पता है सबको कि जो उनकी जो डिफेंस बजट है सबसे ज्यादा वो इंटरनल सिक्योरिटी पे ज्यादा बजट है, ताकि बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्सेस से ज्यादा इंटरनल बजट पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है। तो चाइना यूएस ने बहुत एक मास्टर स्ट्रोक मैं कहूंगा इसमें कि जो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी का एक अलग सा नजरिया पेश किया। जैसे मल्होत्रा साहब बोल रहे थे, एक तरफ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई हमें तो करना था, लेकिन हम वन चाइना पॉलिसी को भी मानते हैं, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को भी चाहिए। इस तरह का एक किसी को कोई क्लियर आंसर नहीं है, स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी है। एट द एंड ऑफ द डे चाइना अपने आप को देख रहा है कि मेरे को किस तरह से ताइवान को बचाना है। बिल्कुल, किस तरीके से ताइवान को बचाना है। रामेश्वर राय जी, ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है इसमें फिलहाल ये तो नजर आ रहा है कि कोई किसी पर हमला तो करने वाला नहीं है, ना तो अमेरिका इसमें खुलकर सामने आ रहा है, जैसा कि बता रहे थे मल्होत्रा साहब कि इसमें दो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहे हैं अपने ही देश में अमेरिका में। ना तो चीन ही अभी खुलकर किसी युद्ध की बात कर रहा है, हालांकि धमकी जरूर दे रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि वो युद्ध करे। ताइवान पर बेशक डराने की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही है। देखिए प्राची, ऐसे है कि मैं आपके दर्शकों को ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1949 से लेकर के 1970-71 तक जो ताइवान है वो एक अलग देश के तौर पे यूनाइटेड नेशन का सदस्य था। जब चाइना को वहां पे यूनाइटेड नेशंस में एंट्री दी गई तो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि जो ताइवान है उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी यानी कि चाइना की एंट्री के चलते ताइवान की मेंबरशिप खत्म कर दी गई। उसके चलते आज का जो स्टेटस है ताइवान का, वो एक तरह से अगर हम लिस्ट खोलेंगे कि कौन कौन से देश हैं इस दुनिया में, तो उन देशों में इसकी गिनती नहीं आती है। इट इज जस्ट ए टेरिटरी। अमेरिका को हम जानते हैं कि बाकी देशों का कितना इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड नेशंस में, वहां अगर इस स्टेटस को ही नहीं रिस्टोर कर पाए हैं तो बाकी चीजों के चलते ये क्या हल्ला गुल्ला मचा रखा है इन लोगों ने। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो है टाइमिंग चुने गए हैं इस समय के लिए दोनों तरफ से डोमेस्टिक प्रेशर्स को करने के लिए और चाइना को ये दिखाने के लिए कि भैया तुम सुपर पावर की तमन्ना तो रखते हो, सपना तो रखते हो, लेकिन वहां तक पहुंचने में भी तुम्हें काफी समय लगेगा। और इस तरह से उन्होंने एक तरह से उनको उनकी जगह दिखा दी है और मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा और कुछ किया है, क्योंकि ताइवान का आज की तारीख में एक इंडिपेंडेंट नेशन का स्टेटस है ही नहीं। वो तो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर भी नहीं है, वो सिर्फ एक टेरिटरी है जो कि हिस्सा है वन चाइना पॉलिसी का। तो उसके चलते मुझे लगता नहीं है कि इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस जो खड़ी की गई हैं इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा निकल के आने वाला है।
ये सारी जो है ब्रिंक्समैनशिप चलती रहेगी। थोड़े समय बाद ये मामला जो है बस्ते में चला जाएगा और उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल विल कैरी ऑन, एंड वो मेरी एक फाइनल रीडिंग है। बिल्कुल, अमेरिका जो है वो चाइना को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है और चाइना अमेरिका को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। बीच में है ताइवान, जिसे चुना गया है इन तमाम चीजों के लिए। इस तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए तो गलत नहीं होगी। दीपक वोरा साहब, पूर्व राजनयिक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, देखिए, चर्चा हम इस पूरी स्थिति को लेकर कर रहे हैं, साथ में भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये युद्ध हो जाता है, मान लीजिए हालात बिगड़ जाते हैं, तो किस तरीके का संकट आ सकता है? क्योंकि ग्लोबली इसका असर पड़ता है और जो दर्शक हैं, जो सुबह से इस खबर को देख रहे हैं, उनके मन में यही सवाल है कि अगर मान लो ऐसा हो गया तो क्या इकोनॉमिक संकट भारत पर भी आएगा? आभारी हूं, आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर पार्टिसिपेट करने का। बड़े विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, मेरे कॉलीग दूसरे एम्बेसडर भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। उनके सामने मेरी जानकारी कुछ नहीं है, मैं उनसे सीखता हूँ और आपसे सीखता हूँ। मैम, आप तो वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स इन द कंट्री है। आपने ये जो सवाल उठाया है ना कि क्या होने वाला है, जब मैं अमेरिका जाता हूँ एम्बेसडर मल्होत्रा, वहां पे एक बहुत डांस पॉपुलर है, उसको कहते हैं द ट्रायंगल डांस। तो क्या होता है कि 3 लोग कंधों पे हाथ रखते हैं एक दूसरे के और एक सर्कल बनाते हैं, फिर एक अंदर कूदता बाहर निकलता है, दूसरा अंदर कूदता बाहर निकलता है। बहुत विगरस डांस है, मैं भी करता हूँ बच्चों के साथ, हमेशा हार जाता हूँ। आइडिया यह है कि आप टकराइए मत एक दूसरे से। इस समय कौन डांस कर रहा है? चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ताइवान। चाइना सबसे टकरा रहा है, ताइवान और चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान नहीं टकरा रहे, वो जीत गए हैं। और जो ट्रॉफी उनको मिली है वो नैन्सी पेलोसी की विजिट की है। चीन हार गया है बुरी तरह से। चीन अब एक और डांस कर रहा है। जब मैं न्यूजीलैंड में था सर, वहां के माओरी लोग का एक हाका डांस होता है, तो वो वॉरियर्स डांस करे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, डराने के लिए। करेगा कुछ नहीं। एक सवाल छोटा सा, आप इतने विशेषज्ञ हैं, मुझे ये बताइए सर, चीन चाहता क्या है? अपनी नेशनल रिजुविनेशन या ताइवान को हड़प करना चाहता? अगर वो बात करता है नेशनल रिजुविनेशन की और उसने ताइवान को हड़प कर दिया, समझ कीजिए यहाँ एयर कंडीशनर नहीं है, पसीना आ रहा है, अगर उसने हड़प कर लिया ताइवान को, तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाएगा, डॉलर उसको मारेगा, विदेशी जो ताकतें हैं यूरोप की, वो चीन पे प्रतिबंध लगाएंगी। तो कहां गई उसकी नेशनल रिजुविनेशन? सोचिए इसके बारे में। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है। चीन तो जीता रहेगा, 72 साल से जी रहा है। रूस के लिए यूक्रेन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी। उसने कहा कि अगर नेटो की फौज यहां आ गई, रूस तो खत्म हो जाएगा। तो उसका कुछ कंपैरिजन नहीं है। और चीन जो है सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है मैम, उसमें दम नहीं है। ये जो हमारे फौजी बैठे हैं, भारत की संतान है, आप भारत की बेटी हैं, हमने उसके दांत तोड़ दिए थे गलवान। पूरी दुनिया ये जानती है कि जो पीएलए है सर, वो पेपर ड्रैगन है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। वो पीपल को लिबरेट कर देगा कम्युनिस्ट पार्टी से। और जो वन चाइना पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी और जो भी आप बात कर रहे हैं, मैं भी विश्वास करता हूं इन वन चाइना पॉलिसी। और ये किसने कहा कि ये कम्युनिस्ट चाइना होना चाहिए? जिस दिन कम्युनिज्म वहां खत्म हो जाए, ताइवान खुद ब खुद वापस चला। इसका आप ध्यान रखें। ये लड़ेगा नहीं, इसमें दम नहीं है सर, क्योंकि इसकी इलेक्शन होने वाली है। मेरा ख्याल ये 5000 साल के लिए और राष्ट्रपति बनना चाहता है, ये टिंगलिंग पिंगलिंग जो भी इसका नाम है। तो अगर ये झगड़ा करेगा और 2-4 झापड़ बनेंगे तो खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज और सर, जो सोशल मीडिया है चीन के अंदर, वहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वो सिर्फ टैंक्स दिखा रहे हैं, वो सिर्फ ये बता रहे हैं हमारे जहाज उड़ रहे हैं। नैन्सी पेलोसी वहां गई है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, क्योंकि गूगल नहीं है, CNN नहीं है, BBC नहीं है, आपका जो है चैनल वो भी वहां पर नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं दिखा रहे। और वो लोग यही सोचते हैं जो पिंग पोंग कर रहा है वो बड़ी अच्छी बात है। सो मैम, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी, जंग नहीं होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं जंग नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं कि चीन जो है वो पूरी तरीके से हारा है इस केस में, चीन को मुंह की खानी पड़ी है, उसकी जो गीदड़ भभकी है एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है, जैसे कि भारत ने डोकलाम में उसको एक्सपोज किया था, जैसे कि भारत ने उसे गलवान में एक्सपोज किया था। लेकिन AK मल्होत्रा साहब, जो बात दीपक वोरा जी उठा रहे थे, इसमें एक और पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूंगी, वो ये कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, रूस पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए, तमाम जो चीजें हैं वो सामने आई, लेकिन उस पर इतना असर नहीं पड़ा जितना दुनिया पर पड़ा। महंगाई बढ़ गई, तमाम चीज़ों के जो प्राइस थे वो हाई हो गए, दुनिया को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस केस में अगर ऐसा हो गया और मान लीजिए कि चाइना पर प्रतिबंध लग भी गया, लेकिन दुनिया पर तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ना। इस चीज़ का डर है, इस चीज़ की चिंता है। प्राची, बिल्कुल
जी बिल्कुल, जैसा पहले भी मैंने बोला, अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी हो जाती है इस रीजन में तो आपका शिपिंग डिसरप्ट होगी, आपकी क्रिटिकल सप्लाईज पे डिसरप्शन आएगी। और जैसा हम जानते हैं कि सैंक्शंस खास तौर से अगर वो यूनिलेटरल होती हैं तो वो असर उतना उस पर नहीं करती जिस पे लगाई जाती हैं। उसका एक रिपलिंग कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जो लौट के वापस लगाने वाले पे भी आ सकता है और पूरी दुनिया पे भी आ सकता है। रशिया पे लगाई सैंक्शंस, रशिया का अभी रूबल मजबूत है, उसकी अपनी इकोनॉमी को सेटबैक नहीं हुई, लेकिन दुनिया में एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, ये दुनिया भर की समस्याएं पैदा हो गई। तो इसी तरह से युद्ध की स्थिति में अगर फुल स्केल वॉर होती है तो जो शिपिंग लेन्स हैं जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार होता है उसका डेफिनेटली स्पिल ओवर इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। फिर जो क्रिटिकल सप्लाईज आती हैं चाइना से फिलहाल, और हमारी उन पर डिपेंडेंस रहेगी कई साल तक, उसमें डिस्ट्रप्शंस होंगी। तो ये माहौल तो ख़राब होगा युद्ध की स्थिति में। इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जहाँ हम रह रहे हैं, अगर हम ये कहें कि ये एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट है और उसका कहीं दूसरे असर नहीं होने वाला, तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही गलत असेसमेंट होगी। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, आप किसी भी दृष्टि से आप उसे देख लें। बिल्कुल, जैसा नेगेटिव इम्पैक्ट हमने एक युद्ध के दौरान देख लिया है, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि क्या असर उसका पड़ा था। रामेश्वर राय जी, एक बात कही दीपक वोरा जी ने कि चाइना इस पूरे मामले में हार गया है। देखिए, इसकी शुरुआत भारत ने की थी। भारत ने एक मैसेज दिया था कि अगर आप गीदड़ भभकियों को इग्नोर कर देंगे चाइना की, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ धमकाने का काम करता है, इसके अलावा वो कुछ काम नहीं करेगा। तो क्या कुछ ऐसा इस केस में भी हो सकता है, कुछ ऐसी मैसेजिंग जाएगी चाइना के खिलाफ? देखिए, ऐसे है कि दीपक वोरा जी बहुत पुराने मजे हुए डिप्लोमेट हैं। राजनीतिक भाषा में या किसी भाषा में देशों के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कौन हार गया है कौन जीत गया है। उस समय पे किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का है, इतनी सी बात हो सकती है। ये कहना कि वो हार गया है शायद सही शब्द ना हो, क्योंकि ये बॉक्सिंग बाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चीन में ज्यादातर जो कहानी है चीन की, ज्यादातर जो उसकी ताकत है, उसका प्रोपेगेंडा है, उसके रेटोरिक्स हैं, उसका जो मीडिया का टोटल ब्लैकआउट होता है उसके अपने देश में, तो उससे उसको फायदा यह है कि वो अपने देश के अंदर डोमेस्टिक उसमें कुछ भी कर सकता है, किसी को मालूम नहीं होगा कि असली सच्चाई है क्या। इसके चलते चीन ने जो कुछ भी किया है और अमेरिका की जो बातें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारी पूरी बातचीत का असर चीन तक पहुंचा, किसको पहुंचा नहीं पहुंचा, इसके ऊपर सवालिया निशान है। और वो अपनी बात फिर भी वैसे ही कहता चला जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। चाहे वो गलवान की बात को लेकर के, गलवान की जो कैजुअलिटी थी कितने बरसों बाद उसने एक्सेप्ट की, लेकिन बड़े अलग तरीके से एक्सेप्ट। तो चीन के बारे में जो है वो किस तरह का देश है, किस तरह से अपने नेशन या देशवासियों को संभालता है, बिल्कुल अलग सी कहानी है। तो उसके चलते हम ये नहीं कहेंगे कि वो हार गया है, कि कौन जीत गया है, कि क्या हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चीन के जो सपने जिनको लेके वो काफी उड़ रहा था, इंटरनेशनली उसके ऊपर उसको लगेगा कि एक हल्का सा वजन या लगाम जरूर कसी गई है। बाकी जहां तक किसी भी जो सिचुएशन को लेके, जो बाकी देशों में ये इकोनॉमी को लेके हम बातचीत करते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि इसका एक डायरेक्ट असर पड़ता हो। मेरा ये मानना है कि वो एक तरह से हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाता है कि कुछ भी अपने देश में हो तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं इसलिए हो रहा है कि वहां पे लड़ाई हो रही है। कोई जरूरी नहीं कि लेकिन देखिए, दुनिया में कहीं पर युद्ध होगा तो उसके बहुत सारे असर हैं जो होते हैं, जैसा कि समझा भी रहे थे कि मल्होत्रा साहब की क्या क्या असर हो सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि क्या मायने हो सकते हैं चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच के इस विवाद के। बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।